આજે 9 વાગ્યાનો લાઈવનો સમય આપેલો છે. 9 વાગ્યે આપણે આપણા મુદ્દાની શરૂઆત કરીશું કે આજે કયા મુદ્દા ઉપર હું ઓનલાઈન થયો છું અને કયા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છું. તો 9 વાગે એ મુદ્દાની શરૂઆત કરીશ. ત્યાં સુધીમાં જેટલા લોકો જોઈન થઈ શકે છે એટલા જોઈન થજો. કે જે વિડીયો છે એ વિડીયો અપલોડ થશે. એ વિડીયો અપલોડ થઈને જ્યાં પહોંચવાડવાનો છે ત્યાં સુધી પહોંચવાડવામાં આપ દરેક લોકો મદદ કરજો. આજે મારે વાત ઇન્ડિયન લો સોસાયટી પુણે એટલે કે મહારાષ્ટ્ર કરવાની છે. એટલે આજે હું ગુજરાતીમાં નહીં પણ થોડી હિન્દીમાં વાત કરીશ. આપણે બધા ગુજરાતના છીએ તો ક્યાંક હિન્દીમાં પણ ગુજરાતી લેંગ્વેજ આવી જશે. એટલે થોડું જોજો, પણ આપણે જ્યાં સુધી વાતને પહોંચાડવી છે એની માટે હિન્દીમાં જ વાત કરવી પડશે. તો આજે આપણે હિન્દીમાં વાતચીત કરીશું. 9 વાગ્યાનો સમય થવા આવ્યો છે. તો 9 વાગે આપણી જે વાત છે, મારી મુવમેન્ટ છે, છેલ્લા 1 વર્ષથી હું જે વાત માટે ILS સામે લડી રહ્યો છું એના વિશેની આજે ખુલાસો કરીશ. नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि कोई कानूनी संस्थान जो होती है, जो कानून बनाने में हमेशा मदद करती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको ही कानून समझना चाहिए और कानून के हर दायरे को उनको मजबूत करना चाहिए. तो मैं आज बात कर रहा हूँ इंडियन लॉ सोसाइटी, जो 100 साल से पुणे महाराष्ट्र में खड़ी है, जो धारा शास्त्रियों को तैयार करती है, जो कानून बनाने में मदद करती है, अपना योगदान देती है. इतनी बड़ी संस्थान के साथ मैं 1 साल से अपनी लड़ाई को लेके उनसे बातचीत कर रहा हूँ. वैसे नहीं लड़ रहा हूँ. मैं 1 साल से उनके साथ में जो कानूनी तौर तरीके होते हैं वैसे ही कागज़ तरीके से बात कर रहा था. आज मुझे इसीलिए ऑनलाइन आना पड़ा है क्योंकि मुझे मेरी अपनी बात को 1 साल के बाद सबके सामने रखनी पड़ रही है. मैंने उनको बताया था कि मैं अपनी बात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखूँगा क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो गलतियाँ बार बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कानूनी संस्थान है जो कानून बनाने में मदद करती है. तो ऐसी संस्थान अगर ऐसा काम करेगी तो वो आश्वस्त नहीं होगा किसी को भी. ठीक है, हम बात करते हैं. तो मैं 1 साल पहले आत्मीयता प्रोग्राम में जुड़ा था. इंडियन लॉ सोसाइटी और CMHLP ये दोनों गुजरात में आत्मीयता प्रोग्राम चला रहे हैं. उनका कॉन्सेप्ट है कि चैम्पियन पे हम लोग काम करेंगे और चैम्पियन के थ्रू जो मानसिक लोग तनाव में आ रहे हैं उसको बाहर निकालने में कोशिश करेंगे. ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था. तो मैं 1 साल से उनके साथ में जुड़ा रहा था. 30/4/2025 के दिन मैंने जॉब उनके यहाँ से छोड़ दी थी. तो जिस दिन जॉब छोड़ी थी तब मैंने सारा मटेरियल उनका जो भी होता है वो हस्तक्षेप करके आया था, उनको सब कुछ दे के आया था, हैंड ओवर करके आया था. बात मेरी वहाँ से शुरू हुई है. क्यों बात शुरू हुई? क्योंकि उनसे मेरी सैलरी मैंने मांगी मेल के द्वारा. पहले मेरी बातचीत उनसे मेल में हुई थी शुरुआत के तौर तरीकों में. तो उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई हमारे यहाँ कानून है कि 1 महीना आप नोटिस पीरियड सर्वर नहीं करोगे तो आपको अपनी जो सैलरी है वो नहीं मिल पाएगी. हमने बोला ठीक है, आपने जो कानून बनाए हैं, उन्होंने अपने कानून के जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ 9 नंबर की कॉलम में. तो उनका कानून है, वो बनाया है उन्होंने, मना नहीं करता. नोटिस पीरियड के सर्वर में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 1 महीने का आप नोटिस पीरियड सर्वर नहीं करोगे तो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये बात उन्होंने हमने बताई, पर हमने उनसे मांगा कि भाई हमें काम किया है हमने 1 साल के लिए यहाँ पे, 1 महीना और भी काम किया तो आप हमें सैलरी क्यों नहीं दे सकते हो? तो उन्होंने मेल पे थोड़ा सा जवाब आनाकानी करना शुरू कर दिया. HR डिपार्टमेंट से मेल भी आया कि आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी.
क्योंकि आपने यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है। हमने बोला ठीक है, आप भी सही हो, आप भी गलत नहीं हो। तो हमने उनसे मांगा कि चलो हमने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है, तो आप हमें कोई कागज़ दिखा दो जहाँ पर प्रूफ में लिखा हुआ है कि 1 महीने का नोटिस इस कारण से आपने सर्व नहीं किया हुआ है। हमने उनको ऊपर से कागज़ दिखाया कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमें दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर 30 मार्च को तो ख़त्म हो चुका है। हमने बार बार उनसे तो मांगा था ही कि भाई हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा, तो वो करते करते उन्होंने 1 महीना ले लिया। तब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला हुआ नहीं था, तो हम भी अपनी जगह सही थे वहाँ पर। तो ये बातचीत मेल के द्वारा चली। ठीक है, मेल के द्वारा तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया उतना जितना मुझे चाहिए था कि भाई ये लोग मुझे सर्टिफाइड आंसर देंगे या करेंगे, नहीं दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में मैंने लीगल नोटिस भेजी उनको, आंसर मांगा, और वो नोटिस मैंने भेजा था 10/7/2025 के दिन। ये नोटिस है मेरी कि मैंने उनको नोटिस भेजा था। तो नोटिस गुजराती में भेजी थी मैंने। क्यों गुजराती में भेजी? क्योंकि प्रोग्राम गुजरात में चल रहा था। महसाणा में उसकी ऑफिस भी है गुजरात के यहाँ, तो हमने महसाणा में नोटिस भेजी और एक पुणे में भेजी। तो पुणे से जो आंसर मिला है मुझे, वो आंसर कैसा मिला मैं आंसर भी दिखाता हूँ। उन्होंने एक आंसर भेजा मुझे कि आपने जो नोटिस भेजी है, ठीक है, तो उनका आंसर था, उनका आंसर आया 17/7 को। उन्होंने आंसर दिया मुझे कि आपने जो नोटिस भेजी वो गुजराती में है, गुजराती लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, तो आप उस नोटिस को अंग्रेजी में भेजें, लैंग्वेज में, इंग्लिश में उन्होंने भेजने के लिए बताया। तो पहली नोटिस भेजने के लिए खर्चा तो होता है, कोई मुफ्त में तो आएगा नहीं। खर्चे के बिना वकील भी काम भी नहीं करने वाला ना अभी तो खर्चा तो लगने वाला है। खर्चा ट्रैवलिंग का भी लगेगा, पूरा दिन बिगड़ेगा, वो सारे खर्चे रहते हैं। तो हमने सारा वो लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो भी खर्चा रहेगा वो आपके सिर पे जाएगा सैलरी के लिए। तो हमने दूसरी नोटिस फिर से बनाई, फिर से तैयार किया, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में मांगी थी। तो हमने फिर से एक नोटिस भेजी 26/7 को इंग्लिश में राइट करके। अभी इंग्लिश में टाइप करवाना है तो कोई मुफ्त में तो टाइप करने वाला नहीं है, उसका भी वो पैसा लेगा। तो हमने वो नोटिस भेजी। तो नोटिस भेजने के बाद में उन्होंने मेल पे आंसर कैसा भेजा है, उन्होंने मेल पे एक लेटर भेजा, सेटलमेंट लेटर नहीं भेजा उन्होंने, मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक्सेप्टेशन ऑफर, कि आप हमारी एक ऑफर स्वीकार करो। जब मैं उनका एम्प्लॉय नहीं बचा था उस टाइम पे, उन्होंने ऑफर किस टाइम पे भेजा, 20 जून 2025 के दिन। तब तो मैं ILS का ऑफिशियली एम्प्लॉय भी नहीं था, मैं 30/4/2025 के दिन वहाँ से निकल चुका था। तो ILS 20 जून 2025 के दिन मुझे बोलती है कि इस पर साइन करके भेजो, हम आपको 1 महीने की सैलरी देंगे। क्योंकि नोटिस देखी, 2 नोटिस गई, नोटिस का उनके पास में कोई आंसर नहीं था, अब करे तो करे क्या। तो उन्होंने 2 बार ऐसा मेल किया। बाद में एक मेल आया दूसरा कि आप उस पर साइन करोगे या नहीं करोगे, पर हम आपको अपनी सैलरी दे देंगे। मैंने तो साइन नहीं किया, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता हूँ ना। 20 जून 2025 के दिन कौन साइन करेगा, तब तो मैं ILS के साथ में जुड़ा ही नहीं हूँ। ILS का मतलब है इंडियन लॉ सोसाइटी, इंडियन का मतलब है भारतीय है, लॉ का मतलब है कानून है, सोसाइटी तो समाज है, सोसाइटी समझ लो। इंडियन लॉ सोसाइटी इतनी बड़ी संस्थान है जो 100 साल से पुणे के अंदर खड़ी है। वो संस्थान मुझे 20 जून 2025 के दिन में लेटर एक्सेप्ट करने के लिए बताती है। मैंने उनको बताया कि आप एक्सेप्टेड लेटर नहीं, सेटलमेंट लेटर भेजिए। सेटलमेंट लेटर भेजेंगे तो मैं उस पर साइन कर दूंगा, क्योंकि सेटलमेंट कभी भी हो सकता है, जब भी आप निकलो तब उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो उन्होंने लेटर भेजा, मैंने साइन नहीं की, और उन्होंने इंक्रीमेंट के साथ में मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में जमा कर दी, क्योंकि उनको कानूनी तौर तरीके से पता चल गया कि गलती हमारी है। तो उसको स्वीकारना, उन्होंने स्वीकारा तो नहीं, सैलरी जमा कर दी। मैंने बोला आप अपनी गलती स्वीकारो। ये लोग ने क्या किया, मार्च में अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो साइन कब करवाते हैं, अप्रैल के बाद में, और वो भी पुरानी डेट में। अगर एक कानून से बनी हुई जो संस्थान ऐसा काम करेगी तो हम कहाँ भरोसा रखेंगे।
क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को भरोसा है तो वो कहाँ पर है, लो में भरोसा है कि अगर हम लोगों के पास जाएंगे तो अपना जो बचा कुचा कुछ भी है ना, वो सब कुछ वहाँ से हमें निकल जाएगा, मिल जाएगा। जब लोही खुद अगर ऐसा ही करेगा तो कहाँ कोई और जाएगा। तब से मेरी और लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने अपनी गलती तो स्वीकार ली, सैलरी भी दे दी, तो उनकी गलती थी इसीलिए उन्होंने सैलरी दे दी। अब 2 बार मैंने नोटिस भेजा है तो नोटिस भेजने का खर्चा तो लगेगा। कानून यही कहता है कि जिसकी गलती होती है वो खर्चा देगा। वो तो कानून में भी कहा गया है ना, कानून कहता है कि अगर गलती हुई है तो उसके लिए जो खर्चा होता है तो उसको भुगतना भी पड़ता है, चुकाना भी पड़ेगा। तो मेरी तब से आज तक उसी खर्चे के लिए उनके साथ में कानूनी तौर तरीके से बातचीत सुल रही है। तो मैंने क्या किया, बाद में मैंने गवर्नमेंट एक पोर्टल है, पोर्टल पे ऊपर अपना एक रजिस्ट्रेशन किया। वो भी मैं बताता हूँ कौन से रजिस्ट्रेशन में किया था। वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ में ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का। मैं खोलता हूँ उसको तो दिखाता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सीपीएफ बार काउंसिल को उन्होंने लेटर भेजा, मैंने किया था जीसीआरएम, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहां पर मैंने अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा था। CPGRM करके पोर्टल है, वहां पर मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो कंप्लेंट ने उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर मेरी कंप्लेंट गलत होती तो वहां से विड्रॉ हो जाती, आगे ही नहीं जाती। उन्होंने इस प्रोसेस को बताया कि ये प्रोसेस हमारे अंडर का नहीं है, ये प्रोसेस सीधा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में। तो उन्होंने लेटर कहाँ भेजा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गया। कौन सी तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गया है, 15/10/2025 के दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में लेटर पहुंच गया। इसकी मेरे पास में कॉपी है, जो मुझे कॉपी मिली है वहाँ से। तो उनके पास में एक लेटर गया। लेटर जाने के बाद में मुझे वहाँ से कोई भी आंसर मिला नहीं। तो आंसर नहीं मिला तो मैंने क्या किया, तो दूसरी बार आई कि चलो हम RTI मांग लेते हैं। तो मैंने RTI की गवर्नमेंट पोर्टल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स मिला है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कवर है। क्या आंसर मिला है वो भी बताते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कौन सी तारीख को दिया है आंसर, देख लीजिए, 15/1/2026 के दिन में। ये सारे डॉक्यूमेंट है एविडेंस के प्रूफ के तौर पे। तो उन्होंने, मैंने RTI में लिखा था कि मुझे जो आपके पास में लेटर आया था भुगतान के लिए, उसकी कंप्लेन कहाँ तक पहुँची है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसी कंप्लेंट को भेजा बार काउंसिल ऑफ गुजरात, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के पास में। कौन सी तारीख को भेजा है उन्होंने, 30/12/2025 के दिन बार काउंसिल ने जो आंसर था वो भी लेट दिया है मुझे, उसकी कॉपी के साथ में भी। तो उन्होंने 15 तारीख को भेजा हुआ बता रहे हैं कि हमने भेजा था। आज की डेट कौन सी है, अभी चल रही 23/6/2026। अभी तक न तो मुझे बार काउंसिल ऑफ गुजरात से कोई आंसर मिला है, न तो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र से कोई आंसर मिला है। आज भी लास्ट मेल अगर मैं बताऊं, इंडियन लॉ सोसाइटी को कब किया था, 22 जून 2025 के दिन। इससे पहले भी किया था, 2025 के दिन तो किया था मैंने। सारे मेल के रिकॉर्ड है मेरे पास में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने मेल उनको किया है मैंने आज तक। ये रहा है सारे मेल के रिकॉर्ड पूरे के पूरे। जब से मेरी शुरुआत हुई 23 तारीख के बाद से, तो मैंने सारे मेल उनको किए ऑफिशियल, देख सकते हो आप पूरा। तो उन्होंने सैलरी देने के बाद में आंसर देना ही मना कर दिया, बंद कर दिया। पूरी बात अगर सुन रहे हैं मेरी या नहीं वो भी मेल से पता नहीं चल रही। चलो मेरी बात तो नहीं सुन रहे क्योंकि मैं तो वहाँ से एम्प्लॉय निकल चुका हूँ, एम्प्लॉय हूँ नहीं, तो मेरी बात तो नहीं सुनेंगे। पर मेरा सवाल ये है आज कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे भरोसा है सबको, तो वहाँ से मुझे जो आंसर मिला है वो भी देख सकते हो आप कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट को कहाँ भेजा है, बार काउंसिल ऑफ गुजरात, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के पास में। तो वहाँ से अभी तक मुझे आंसर क्यों नहीं मिला है, क्या मुझे दूसरी बार RTI करनी पड़ेगी यार, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये भी समझने की बात है पूरे के पूरी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, थोड़ा आते हैं। हम तो 2 लोग थे, दोनों लोगों को तो सैलरी मिल गई थी, एक मेरा दोस्त भी था, उन सब ने हमने साथ में जॉब छोड़ी थी। तो हमने बहुत उनसे मशवरा किया कानूनी तरीके से, नोटिस के द्वारा। तब उन्होंने जाके अपनी गलतियों को स्वीकार किया। स्वीकार तो नहीं किया, उनको पता लग गया कि बात बहुत बड़ी होने वाली है,
आगे भी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि चलो सैलरी देके इस बात को रफा दफा कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। पर बात तो यहाँ बंद होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि मेरा तो खर्चा लगा है। अगर 18,000 आपने सैलरी दे दी मुझे, तो 10,000 तो मेरा खर्चा लगा है, कौन देगा वो? 8,000 के लिए मैं आपके पास में मशवरा कर रहा था इतने दिन से। आपने वो सैलरी भी 4-5 महीने के बाद में दी है, तुरंत तो दी ही नहीं। जब मैं मेल कर रहा था तब तो आप कहाँ सो गए थे, तब तो आपने दी नहीं ना। इतना बड़ा प्रोग्राम लेके आप बैठे हो। अब मैं थोड़ा प्रोग्राम के बारे में भी जाता हूँ। क्या आत्मीयता जो प्रोग्राम चलता है वो चैंपियन के द्वारा चलता है। यहाँ पे चैंपियन को सिर्फ क्या दिया जाता है? मोबाइल दिया जाता है। उसको कोई भुगतान या कोई पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि चैंपियन का प्रोग्राम है, वॉलंटरी बेच है। जो समाज सेवा के साथ में जुड़ा हुआ है उनके लिए प्रोग्राम है। पर यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ पे ये चल रहा है कि सबको हर महीने काम दिया जाता है, एक केस, 2 केस, 3 केस के लिए। जैसे जैसे चैंपियन पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके लिए काम भी बढ़ता जा रहा है। अगर एक केस के लिए वो काउंसलिंग करने के लिए बैठेगा तो 35 मिनट लगेगी उसको। अगर आप देख लो वो 6 सेशन ले रहा है या 5 सेशन ले रहा है तो कितना घंटा वो दे रहा है। ऐसे केस अगर एक महीने में 2 या 1 भी कर रहा है, चैंपियन उसको बोला जाता है, चैंपियन के थ्रू में, कि वो अपने शिष्य है। जब भी उसको लगे कि मैं फ्री हूँ, अभी मैं काम कर सकता हूँ, वो कर देगा तब भी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो उनको हम काम बढ़ा रहे, काम दे रहे हैं उनको। हर बार जाके उनको समझा रहे हैं कि समाज से कैसे जुड़ना है, समाज के लोगों की कैसे हमें जानकारी लेनी है, उनको कैसे उनको उनके मानसिक आरोग्य को सही करना है, वो सब वो बता रहे हैं। पीएस और बीए करना, तो पीएस और बीए सिर्फ कौन कर रहा है? चैंपियन कर रहा है। उससे ऊपर बैठे लोग कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी प्रॉब्लम में फंसे थे ना। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया। क्या किसी को पीएस से बीए के बारे में पता नहीं है? जब आप चैंपियन के पास में इतनी आशा रख रहे हो तो हमारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? कभी आपने बात की कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? कभी कोई एम्प्लॉय, मुझे सुनने को भी मिला है कि किसी एम्प्लॉय ने अगर ऐसा भी मेल कर दिया कि भाई मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए मैं जॉब को छोड़ रहा हूँ, तो जॉब छोड़ने का मेल जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लिख देते हैं कि आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली नहीं है, वैसा वो लिख देंगे। पर एक बार भी उसका जो काउंसलिंग करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है, उसका हालात पूछने के लिए वो भी कॉल नहीं करते हैं। क्या ऐसे हम आत्मीयता प्रोग्राम को चलाएंगे? ऐसे हमारी आत्मीयता टिकती है? आत्मीयता में से अगर कोई निकल गया है यहाँ पे तो 3 महीने के लिए उसको हम बुला भी नहीं सकते हैं। अरे सोचने की बात है, क्या हम किसी को 3 महीने के लिए बुला भी नहीं सकते? ऐसी हमारी आत्मीयता रहेगी नहीं ना। हम आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं ना। तो ऐसा कैसा कानून नियम बना रहे हो आप? कैसा प्रोटोकॉल बना रहे हो आप लोग? ये भी प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं होता है। ऊपर वाले लोग बोलते हैं हमें तो पता नहीं होता है इतने बारे में। वो तो मैंने उनको सब मेल में भी बताया हुआ है सारी चीज। उनको एक एक बात को मैंने मेल में लिखी हुई है वहां पर। अगर चैंपियन है, चैंपियन जुड़ा है, गलती से उससे हाथ से मोबाइल टूट गया है तो उससे कितना रुपया लिया जाता है? 200 रुपये ऑफिशियली। मैंने ईमेल में भी लिखा हुआ, जब मैंने हैंड ओवर किया था उसी टाइम पे वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने चैंपियन का 200 रुपये भी जमा करवाया है। क्या चैंपियन है तो उसके पास में से 200 रुपये ले जाएगा? वो तो चैंपियन है, वॉलंटरी है, उसको तो हम कहाँ पैसा दे रहे हैं? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कहाँ पैसा दे रहे हैं? अरे वो तो सेवा कर रहा है तो, और उससे उल्टा पैसा भी ले रहा हो 200 रुपये रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सही बात है आपकी, क्या हो भी सकता है। तो इस तरह कैसे चलाएंगे? दूसरी एक चीज है, उन्होंने प्रोटोकॉल तो बनाया है, 9 नंबर में लिख भी दिया है कि अगर आप सर्वर नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इसके लिए जानकारी मिली है कि 2 लोगों ने एक नोटिस भेजी है ILS को कि आपने जो कानून में लिखा है, आपकी पॉलिसी में लिखा है, नोटिस पीरियड सर्वर नहीं करोगे उसका अपने लेटर पेज में लिख के दे दो। तो आज तक वो लेटर पेज में लिख भी नहीं पाए हैं, न तो उसका आंसर भी दिया है। 2 लोगों ने बताया था आप हमारी सैलरी रख लो, हमें नहीं चाहिए उन्होंने, पर आपने जो सैलरी रखी है उसका लेटर पेड में लिखित में दे दो। तो ILS ये भी नहीं कर पा रहा है, अपने लेटर पेड में लिख भी नहीं पा रहा है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अपना ही कानून बनाया हुआ है, किसी और का तो बना हुआ नहीं है। 9 नंबर में आपने ये नोटिस पीरियड का सर्वर लिखा हुआ है, तो आप अपने लेटर हेड पे लिखने से क्यों हिचकिचाहट कर रहे हो? लिखना चाहिए ना, लिख के दे देना चाहिए, उसका आंसर भी देना चाहिए आपको सही तरीके से। अगर गलत है तो उसको गलत बता देना चाहिए कि अगर नहीं मिलेगा ये चीज, तो आपने उसका आंसर भी नहीं दिया है अभी तक, ना उनको सैलरी दी है। 1 महीना तो आपके साथ में वो जुड़ा था ना, काम भी किया है उसने, तो 1 महीने की आप सैलरी नहीं देंगे तो समझ लो कि उसके परिवार पे क्या बीतेगी। उसका परिवार उस पर डिपेंडेड है। हम लोग तो प्रोग्राम चला रहे हैं मानसिक हेल्थ के लिए, हम तो मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, तो वो बंदा नहीं जाएगा मानसिक हेल्थ में, उसको तनाव नहीं होगा बाद में, वो किसी और से पैसा लाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कौन समझेगा? अरे इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है आपने, इतना बड़ा प्रोग्राम की डिजाइन की है, तो आप अपने कर्मचारी की बात कब समझोगे? आपने अपने कर्मचारी की बात कभी समझने की कोशिश भी की है आज तक? कॉल करके भी सुना है कि आपकी फरियाद क्या है, तकलीफ क्या है? जो नीचे ग्राउंड में काम करता है उसकी सैलरी कम रहती है, जो ऑफिस में बैठा रहता है पूरा, तो वो तो 50-30 हजार लाख रुपए सैलरी ले रहा है। किस बात की? फंडर वो फंडिंग इसीलिए करता है कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाए वहां पर, और जो ग्राउंड में काम करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रोग्राम तो आपका चल रहा है ना, डिजाइन है, तो प्रोग्राम किसके बेस पे चल रहा है? अगर चैंपियन ने काम करना बंद कर दिया, चैंपियन पूरे काम करना बंद कर दिया, तो आप प्रोग्राम को किस डिजाइन पे चलाओगे? जो सीएफ काम कर रहा है उन्होंने काम करना बंद कर दिया सारे सीएफ ने, तो आप किस डिजाइन पे प्रोग्राम को चलाओगे? ये भी समझो ना। उनको तो आप इंक्रीमेंट दे भी पा सकते नहीं, इंक्रीमेंट भी देते हो 5%, 10%, आपका तो इंक्रीमेंट अच्छा खासा रहता होगा। आपने कभी ऐसा बोला सामने से आके कि मुझे 1 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, ये सैलरी दे दो फंडिंग के हिसाब से, लोगों के पास में जाएगी? तो आपको भी समझने की जरूरत है कि प्रोग्राम तो डिजाइन किया है, अब तो आप काम भी करवा रहे हो। हम कहीं पर भी अगर कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए भी जाते हैं ना, कोई बुलाता है, यहाँ अभी तो ऐसा भी चल रहा है कि अगर आधे घंटा का किसी ने इंटरव्यू भी ले लिया मोबाइल से डायरेक्टली, तो वो भी 200 रुपये दे देता है इंटरव्यू करने के लिए, परमिशन लेता है। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू टेलीफोन में करवाए हैं, और जिनको IIPS बोलते हैं, IIPS ने पैसा भी दिया हुआ है। अगर उन्होंने 1 घंटा उनका बिगाड़ा है तो 1 घंटे का हिसाब से उनको पैसा भी मिला है, मैंने खुद वो करवाया हुआ है। तो आप तो इतनी बड़ी संस्थान हो जो धारा शास्त्र को तैयार करते हो, जो कानून के बेस को तैयार करते हो, और खुद कानून को मानने से अलग चल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको अपने कानून को समझना पड़ेगा। आपने जो प्रोटोकॉल बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसको एक बार देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, कहां पर गलतियां हो रही है, कहां पर खामियां हो रही है। आपने लिख दिया पूरा पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी का बेस तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको बेसिक मिलेगा 8,885 रुपये, ऐसा करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरा तो अलाउंस है, हाउस रेंट है, वो अगर 1 महीने के लिए घर में रुका तो घर का किराया नहीं देना पड़ेगा उसको। आप तो वो भी पैसा लेके जा रहे हो पूरा के पूरा, आप तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो उसको। अगर आप सैलरी कट करना चाहते हो तो उसका बेसिक रख सकते हो ना। आपने तो पूरा का पूरा लिख दिया है कि हम चलो उसका 9 नंबर में जो है पूरा पीरियड लिखा हुआ हम नहीं देंगे। दूसरी एक बात वो बताता हूँ, अगर किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है, तो उसके पास से जो सैलरी वापस लिया जाती है वो कैश में ली जाती है, न कि वो ILS के अकाउंट में जमा की जाती है। जब भी कोई बंदा ILS का अकाउंट की मांग करता है कि हम ILS के अकाउंट में अपनी सैलरी जमा करेंगे, तो वो लोग ILS का अकाउंट भी नहीं दे पा रहा है, वो कैश में पैसा ले रहा है। तो वो कैश का पैसा कहाँ जा रहा है? तो फिलहाल क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए ना। हम तो लीगल बेस पे चल रहे हैं, तो लीगल ही होना चाहिए ना वहां पर, कि अगर 1 महीने का उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है, उससे आपने वापस ली है सैलरी, तो वो सैलरी आपके अकाउंट में ही आनी चाहिए। कैश तो किसको पास जाएगी?
वो मिला नहीं मिला किसी को मुझे तो पता चलने वाला नहीं। अगर मैंने आपको सैलरी दे दी मेरी वापस, तो मुझे कैसा पता चलेगा भाई मेरी सैलरी वहां पर पहुंची नहीं पहुंची है? तो ये भी है समझने के लिए कि इतनी बड़ी संस्थान है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। इंडियन लॉ सोसाइटी और CMHLP ये दोनों मिलके गुजरात के अंदर जो आत्मीयता प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी तो उन्होंने क्या किया है कि पाटन में फंडिंग नहीं मिल रहा है, फंडिंग न मिलने के कारण उन्होंने प्रोग्राम को वहां पर स्टॉप कर दिया है। तो फंडिंग की प्रॉब्लम होगी, वहां पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया वहां पर, तो क्या वहां पर काम को असर होगा? वो भी हो सकता है ना। तो फंडिंग स्टॉप हुई तो आपने कभी ऐसा क्यों नहीं बोला चलो हम 1 साल की सैलरी 2 महीने की सैलरी दे देते हैं, हमारी सैलरी तो अच्छी खासी आ रही है। जो अपने CF है उसकी तो सैलरी नहीं मांग सकते क्योंकि उसकी तो छोटी सी सैलरी है, वो तो इतनी सैलरी में अपना घर भी कैसा चलाता होगा। जब मैं वहां पर था तो मैंने कई बार उनको कहा है कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग गांव में घूमते हैं, तो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, अकस्मात हो सकता है। अगर हम मर गए तो क्या है, क्या मिलेगा फैमिली को? कोई पॉलिसी नहीं। अब जाके उनको पॉलिसी बनाई होगी। बात करने से इतना सारा हमने बताया था उनको। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। आप प्रोग्राम चला रहे हो, किसके लिए प्रोग्राम चला रहे हो? मानसिक हेल्थ तैयार कर रहे हो ना सबका, तो अच्छा रहे, सब लोग अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी खासी जिए। पर आप तो अपने एम्प्लॉय के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। अपने एम्प्लॉय के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो क्या कौन सोचेगा? फंडर सोचेगा। फंडर तो आपको फंडिंग दे रहा है वहां पर, और इस फंडिंग से आप क्या कर रहे हो? अपनी सैलरी ले रहे हो। नीचे क्या जा रहा है? वो तो जो भी जा रहा है वो भी, हम तो चैंपियन से काम चला रहे हैं। प्रोग्राम तो अब बढ़ता जाएगा ना। संस्था किसकी बड़ी होने वाली है? संस्था आपकी बड़ी होगी। किसके थ्रू होगी? चैंपियन के थ्रू होगी। तो चैंपियन क्या है? आत्मीय का हार्ड है, उसको समझना चाहिए। उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं नई पॉलिसी को लाना चाहिए। अगर कोई आपको नोटिस भेज रहा है, कोई आपको कागज भेज रहा है, तो आप कागज का भी उत्तर नहीं दे पाओगे क्या? ऐसा कानून में लिखा हुआ है कहीं पर भी? हम कानून से बने हुए लोग हैं, तो हम उसका आंसर नहीं देंगे। अब मैंने दूसरी नोटिस भेजी थी, इंग्लिश में भेजी थी, सैलरी तो आपने डाल दी, उसके बाद ने आंसर भेजा आपने कि हमने आपकी सैलरी पूरी डाल दी हुई है। अरे महसाना में किस लिए ऑफिस रखी है आपने? कोई काम किया नहीं है? वहां पर कोई कागज जाता है तो उसका आंसर देना पड़ता है ना। 2 जगह पे नोटिस गई होगी ना, एक तो पुणे भी गई है और महसाना में भी गई है। तो महसाना वाले भी क्या कर रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे थे आंसर। गुजरात की तो ऑफिस है ना, वो आपकी तो मेन ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर ILS की। तो गुजरात में आपने ऑफिस बनाई है, तो गुजरात से गुजराती में ही बात करेंगे ना लोग, इसी में भेजेंगे ना नोटिस। आपने एक बार भी अपने ऑफिस में कॉल करके नहीं पूछा क्यों कि इसमें क्या लिखा है? ये पूछना चाहिए था। मैं आज भी बोल रहा हूं कि मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कानूनी तौर तरीके से अपनी इस लड़त को और भी आगे लेके जाने वाला हूं। मैंने सभी जगह पे, आपको सभी जगह पे CC में रखा हुआ है, जहां जहां पर मेल किया है। मैंने PMO तक भी मेल किया हुआ है ना, वो भी आप देख रहे होगे। चैरिटी कमीशन में भी मेल किया हुआ है, वो भी आपने देखा होगा। मैं कहीं पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मेल कर दूंगा आपको जान के बिना। जहां पर भी मैंने मेल किया है ILS को CC में रखा हुआ है, और जो भी काम करने वाला था वो भी आपको बताया था। मैंने आज से पहले भी बताया था कि मैं सोशल मीडिया में आऊँगा, वो सोशल मीडिया में अपनी बात रखूँगा। मेरी आवाज़ है, मैं अपनी आवाज़ को यहाँ से बुलंद भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी आवाज़ है, आपके पास एक ना एक दिन पहुँचने वाली है। और जब पहुँचेगी तब आपको भी लगेगा कि नहीं, ये हमने कहाँ ना कहीं गलत किया हुआ है। तो अपनी गलतियों को मानो, अपनी गलतियों को सुधारो। और जो प्रोग्राम चला रहे हो इसके अंदर कहीं आपको लगता है, मैं आपको सलाह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप इतने बड़े लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं वो आप भी जानते हो कि किसी को आंसर देते ही नहीं। आप इतने बड़े लोग हैं,
इतने बड़े लोग हैं तो आप किसी की भी सुनोगे नहीं। वैसे भी आप अपना ही डिसीजन लेके चलने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए, पर सोचिए, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, आप भी उनको खाना खिला रहे, तो जो नीचे काम कर रहा है उसके भी बच्चे हैं, वो भी परिवार वाला है, उसका भी देखो। वो आपका हार्ड है, वो रहेगा तो आप और ऊंचे जाएंगे। आप वहां पर रहोगे ना तो वो संस्था ऊंचे जाने वाली नहीं है। अगर एक दिन के लिए देखना है तो देख लो, नीचे की पूरी जो लॉबी होती है ना उसको कैंसिल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। एक दिन आपको अगर आना पड़ता है गर्मी के मौसम में, फिर भी आप एसी गाड़ी लेके आते हो। गर्मी में घूमिए, पूरा दिन 8 घंटे घूमिए, आपको पता लग जाएगा कैसा होता है गांव में घूमना, गांव के लोगों से मिलना, सबके टाइम से जाना। हाँ, मदद कर रहे हैं हम लोग, मदद के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारा चैंपियन कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पगार ले रहे हो वहां पर बैठे, आप तो मुफ्त में भी कर रहे हो ना। अपने वॉलंटियर तो बना लिया, वॉलंटियर करेगा, वॉलंटियर बेस पे काम। एक मोबाइल दिया उसको, वो करेगा काम, और इसी बेस पे आप क्या करेंगे? अपनी सैलरी लेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाओगे। वो बंदा जहां पर है वहां पर ही रहेगा। तरक्की तो आपकी होने वाली है। मैं किसी प्रोग्राम के नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हार्ड के बारे में बता रहा हूं कि जो हार्ड होता है ना उसको संभालना चाहता है। अगर हमारा भी हार्ड बंद हो जाए ना तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। इंसान जीता है तब तक वो धड़कता है, जब तक धड़कता है तब तक जिंदा है। बस, तो मेरी इतनी बात थी आज। मैंने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में पेश किए, इतने सारे। ठीक है, उससे भी और बढ़ने वाले हैं, ये तो बहुत कम है, और भी आगे बढ़ने वाले हैं, और भी ज़्यादा होंगे, और भी ये मूवमेंट और बढ़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ILS की ऑफिस के सामने धरने भी होंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ पर क्या करना है, कौन सी नीति के साथ में आगे बढ़ना है। बोलते हैं ना, जिसके हौसले में बुलंदी होती ना उसी को किसी की डर नहीं होती है। मैंने कई बार बोला था ILS को कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कटहरे में खड़ा कर दो, अगर आप गलत है तो आपको मैं कटहरे में खड़ा करूँगा। बोला था। एक मैडम का भी कॉल आया था मुझे, अरे सुरेश भाई, आप जिससे लड़ रहे हो ना वो ILS है, उनके पास में वकीलों की बहुत बड़ी फौज है। मैंने बोला था मैं गलत हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ भी पूरा देंगे ना वहाँ पर तैयार हूँ, पर जब आप गलत हो तो आपकी पूरी फौज काम नहीं आएगी। तो उनकी फौज पूरी काम नहीं आई थी उसी दिन में, इसीलिए उन्होंने मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में डाली थी। तो मैंने उनको बोला था, गुनहगार आप हो, आपके कारण मुझे वहां तक जाना पड़ा है। अभी तक मैं आपको 1 साल हो गया, 1 साल के बाद में भी मैं आपको इसी बात पे जो चर्चा कर रहा हूँ, तो सोच लो कि मेरे दिमाग में कितना सोचना पड़ रहा होगा आपके लिए। तो मैं तो आपके पीछे अभी भी समय बिगाड़ रहा हूं ना, उसका कौन भुगतान करेगा? मैंने मानहानि का तो दावा नहीं लगाया था, वो तो मैंने आपको जानकारी में दी थी कि हम जब जॉब छोड़ के गए, हमने कोई कांड नहीं किया था, कोई चोरी नहीं की थी, किसी का मर्डर नहीं किया था। तो आपने सारे जिलों में जहां पर प्रोग्राम चलता है वहां पर मैसेज टाइप करके लिखवाया था कि 2 बंदे हमारे एम्प्लॉय नहीं रहे, और वो भी कब? 1 महीने के बाद में। ऑन मेल किया हुआ है ये चीज मैंने सारी। तब भी मैंने लिखा था कि हम चोर नहीं हैं, लुटेरे नहीं है, हमने किसी का मर्डर भी नहीं किया है। ठीक है, आपको लिखना जो योग्य लगा वो लिख सकते हो, पर इतनी बड़ी संस्थान है ILS, अगर ILS वाल के बंदे अगर ऐसा काम करेंगे तो आप भी सोचो आपकी इमेज पे क्या डाउनलोड होगी। ठीक है, धन्यवाद। अस्तु, मैं यहाँ पर अपनी बात को स्टॉप करता हूँ। मेरी बात को और भी आगे बढ़ाइए, वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। ILS के हर डिपार्टमेंट के पास में मेरी बात पहुँचनी चाहिए, तब उनको लगेगा कि नहीं, गुजरात में किसी ने आवाज़ उठाई है, और गुजरात से जो आवाज़ उठी है वो सही है और 100% सही है। ठीक है, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।